Welcome back students to my channel Juicy Brains, and in the previous lecture of bills of exchange हमने 4 केसेस को डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर. अब आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. दैट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट क्या होता है, या रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है, डिसऑनर ऑफ द बिल क्या होता है, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे हम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. फर्स्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर तो आपको कंडीशन दी है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट. ओके, नाउ क्या होता है, कभी कभी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जब बिल ड्रॉ होता है और उसका जो पेमेंट पीरियड होता है दैट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो जो भी वो होता है, सपोज 3 मंथ्स डेट ऑफ मैच्योरिटी हमने फाइनल किया उस बिल पे, क्लियर. लेकिन जो ड्रॉई है वो 1 महीने बाद आके कहता है कि आई हैव द मनी एंड मैं तुम्हें पे कर देता हूँ. तुम्हारा जितना भी पैसा था, जितने का भी बिल ड्रॉ किया था, उतना पैसा मैं पे करने के लिए रेडी हूँ जस्ट आफ्टर 1 मंथ. अभी उसके पास 3 मंथ्स हैं फिर भी, क्लियर. तो इस केस में क्या होता है कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट. तो अब मैं क्या करूंगी, सपोज आई एम द ड्रॉयर और अगर आप ड्रॉई हैं और मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि 1 महीने बाद आप मुझसे पेमेंट ले लो और मैच्योरिटी टाइम 3 मंथ्स का था, तो मैं क्या करूंगी, आपको काइंड ऑफ अ डिस्काउंट दे दूंगी या कंसेशन दे दूंगी, कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड या फाइनेंशियल इंसेंटिव इसे बोल लीजिए, कि आपने मुझे टाइमली पेमेंट कर दी. मींस ड्यू डेट के पहले ही, मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही आपने मुझे पेमेंट कर दी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगी. अब जो मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगी वो बिल के अमाउंट पे होगा, क्लियर. और ये जो डिस्काउंट मैंने आपको ऑफर किया, तो मेरे लिए तो ये लॉस हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ये काइंड ऑफ अ गेन होगा. कोई प्रॉफिट अमाउंट होगी, कोई गेन अमाउंट होगी, क्लियर. तो इन योर बुक्स यू विल क्रेडिट दिस इंटरेस्ट अमाउंट, या सॉरी रिबेट अमाउंट, एंड इन माय बुक्स आई विल डेबिट दिस रिबेट अमाउंट, क्लियर. तो रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का सिंपल मीनिंग ये है कि ड्यू डेट के पहले जब ड्रॉई ड्रॉयर के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो ड्रॉयर उसको कोई डिस्काउंट ऑफर करता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड के फॉर्म में या इंसेंटिव के फॉर्म में, कि वो टाइमली पेमेंट या ड्यू डेट से पहले पेमेंट उसे कर रहा है. ओके, क्लियर. ये कंडीशन क्लियर हो गई. तो अब सपोज इसमें 2 पार्टीज हैं, एक्स एंड वाई, क्लियर. एक्स है ड्रॉयर एंड वाई है ड्रॉई. क्लियर हो गया ये. अब रिबेट वाली कंडीशन को कैसे हम करेंगे, पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री जो भी क्वेश्चन में आपको जिस तरीके की भी स्टेप बाय स्टेप केसेस दिए होंगे कि पहले सेल करा, फिर बिल ड्रॉ करा, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, जो भी कंडीशन होगी, तो लास्ट में जब ड्यू डेट की बात आती है और ड्यू डेट में आपको एक कंडीशन दिया हो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. तो ड्यू डेट पे अब उसके पहले ही एक्स वाई जो था वो एक्स के पास आया और कहा कि मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ. अब ड्रॉयर ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, उसको रिबेट ऑन बिल दे दिया, क्लियर. तो ड्यू डेट पे अब एक्स को पेमेंट मिली, सो ये अपनी बुक्स में क्या पेमेंट करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय बिकॉज ही इज रिसीविंग द अमाउंट, देन रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड. क्यों, क्योंकि ये ड्रॉयर के लिए तो एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल टू BR, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही पेमेंट मिल रहा है और इसके अगेंस्ट ही डिस्काउंट वो ऑफर कर रहा है. नाउ सपोज आपकी बिल की पेमेंट थी 10,000, ठीक है. मैच्योरिटी पीरियड था 3 मंथ्स का, मैच्योरिटी पीरियड था 3 मंथ्स का, क्लियर. और डिस्काउंट रेट दिया है क्वेश्चन में सपोज 15%. तो ये जो रिबेट है ये डिस्काउंट के फॉर्म में दिया रहेगा, परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा, क्लियर. और हमें ये देखना है कि बिल्स ऑफ रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है, इस पे ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. नाउ मैच्योरिटी पीरियड वो सपोज 3 मंथ्स और 1 महीने के बाद आके वाई कहता है कि मैं पेमेंट तुम्हें कर देता हूँ, क्लियर. तो अभी भी कितने मंथ्स बाकी हैं, 2 मंथ्स बाकी हैं. तो 2 मंथ्स के लिए हम उसको रिबेट इसका कैलकुलेट
करेंगे। क्लियर? यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट, so it will come to 10,000 into 15 into 2 divided by 1200, this will come to 250। क्लियर? तो ये आपकी डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ से निकल के आ गई। तो अब रिबेट ऑन बिल हमें पता चल गया कितना हो गया, 250। अब फाइनली हमने उसको 250 का डिस्काउंट दिया, तो अब हमें कितना पैसा मिलेगा बिल पे, 10,000 के बिल पे वी विल गेट 9750। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रिबेट का? अगर रिबेट का क्वेश्चन आ जाता है कि रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट क्या होता है, क्लियर? तो कुछ इस तरीके की जर्नल एंट्री होगी। और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? नाउ ड्रॉई इज पेइंग द अमाउंट प्लस ही इज गेटिंग अ डिस्काउंट ऑल्सो। तो अब ये डिस्काउंट उसके लिए तो इनकम हो गई, काइंड ऑफ अ गेन हो गया। क्लियर? सो नाउ when he is paying the amount, so bills payable will be debited। क्यों? क्योंकि अब बिल्स पेबल के अगेंस्ट ही वो अपनी पेमेंट कर रहा है, तो ये लाइबिलिटी है, रिड्यूस हो जाएगी टू बैंक अकाउंट टू rebate on bill account। नाउ rebate was how much? 250। हमने कितना पे किया? 9750। टोटल बिल कितना था उसका? 10,000 का। क्लियर? जैसे यहाँ बिल्स रिसीवेबल में हमने टोटल बिल की वैल्यू दिखाई, वैसे ही बिल्स पेबल में यहाँ हम टोटल बिल की वैल्यू शो करेंगे। इज इट क्लियर? तो यही एक जर्नल एंट्री है जो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी अगर आपकी क्वेश्चन में ये कंडीशन को पूछते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज डिसऑनर ऑफ बिल। क्लियर? अब एक दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। डिसऑनर का सिंपल मीनिंग होता है कैंसलेशन ऑफ बिल। मतलब जो इनिशियल बिल, सपोज एक्स और वाई थे दो पार्टीज, एक्स ने बिल ड्रॉ करा वाई पर, ठीक है, और मेच्योरिटी डेट पे वाई ने बोला कि आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी, मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं तुम्हें मेच्योरिटी पीरियड पे कर पाऊं। तो वो क्या करता है, वाई अपने बिहाफ पे बिल को कैंसिल कर देता है। सो दिस कैंसिलेशन ऑफ बिल इज नोन एज डिसऑनरिंग अ बिल या डिसऑनर ऑफ अ बिल। क्लियर? अब क्या होता है कि अब जो एक्स होता है उसको ये पता है कि अब मुझे मेच्योरिटी पीरियड पे पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसको इस प्रोसेस, ये तो प्रोसेस हो गया डिसऑनर का। तो क्वेश्चन में अगर डिसऑनर की कोई केस आता है, कोई कंडीशन आता है, तो पहले तो हम जो हमने बिल पहला वाला ड्रॉ किया होता है वो हम कैंसिल करते हैं। तो जब हम पुराने वाले बिल को कैंसिल करेंगे तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। मतलब जब हम डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री पास करते हैं तो क्या होता है, इनिशियल एंट्री हम क्या करते हैं, सपोज हमने जब हम ये बिल ड्रॉ कर रहा था तो ये था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, यही हो रहा था। और यहाँ पे हो रहा था एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री तो हमने क्लियर कर ली, डिस्कस कर ली, अभी तक हम करते आ रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया क्वेश्चन में कि बिल डिसऑनर हो गया। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब बिल डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है। मतलब जो चीज इनिशियली हमने डेबिट किया वो क्रेडिट हो जाएगी, जो क्रेडिट किया वो डेबिट हो जाएगी। तो अगर हमें बिल की डिसऑनर की एंट्री दिखानी है, सो इट विल बी वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगी। क्लियर? इस केस में भी बिल्स पेबल पहले क्रेडिट हुआ था तो अब डेबिट हो जाएगा टू एक्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बिल डिसऑनर्ड। इन एग्जाम यू हैव टू राइट द नरेशन ऑल्सो। तो ये बिल डिसऑनर्ड का एंट्री होगी। ठीक है, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर बिल हमने ड्रॉ करा और मेच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हो गया, वाई पेमेंट नहीं कर पाए, इज नॉट इन द पोजीशन टू पे, तो वो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल। और जब बिल डिसऑनर होता है तो बिल ड्रॉन वाली एंट्री रिवर्स हो जाती है। अगर इसको ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो, वरना ये एंट्री तो है ही, इसको वैसे भी लर्न कर लो, मैंने आपको लॉजिक के साथ बता दिया। क्लियर? अब क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस कि इसमें एक दो चीजें और हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक होता है नोटिंग
चार्जेस। अब जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस किसी ना किसी पार्टी को पे जरूर करना होता है। अब ये नोटिंग चार्ज क्या होता है और कौन सी पार्टी इसे बेयर करती है, पे करती है? क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, वाई तो अपनी कंडीशन में है नहीं कि वो पे कर सके। क्लियर। तो पहली बात तो नोटिंग चार्जेस एक्स पे करेगा वाई के बिहाफ पे। क्लियर। वाई के बिहाफ पे एक्स नोटिंग चार्जेस को पे करेगा। ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस पेइंग की एंट्री हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, वो मैं बताऊंगी कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और फिर उसकी एंट्री भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा एक्स वाई से। ठीक है। अल्टीमेटली वाई ही बेयर करेगा नोटिंग चार्जेस भी। मतलब जब भी वो बिल के अमाउंट की बिल का अमाउंट देने की पोजीशन पे होगा तो एक्स उससे रिकवर कर लेगा नोटिंग चार्जेस भी। सपोज बिल का अमाउंट या क्वेश्चन में आपको दिया था 50,000। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एक्स वाई को 50,000 मेच्योरिटी डेट पे करना था। क्लियर। और सपोज नोटिंग चार्जेस थे 10,000, 10,000 के नोटिंग चार्जेस थे। तो क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस वैसे तो इनिशियली तो एक्स ही पे करेगा क्योंकि वाई के पास तो इतना कैश है नहीं कि वो बिल की अमाउंट नहीं पे कर रहा, तो नोटिंग चार्जेस कैसे पे करेगा? क्लियर। तो वाई सॉरी एक्स वाई के बिहाफ पे नोटिंग चार्जेस पे करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब एक्स वाई से रिकवर करेगा पैसा तो वो नोटिंग चार्जेस भी रिकवर कर लेगा। क्लियर। सो पहले दो कंडीशन होती हैं, पहले तो बिल डिसऑनर हो गया। अब बात आई नोटिंग चार्जेस पे करने की, तो दो चीजें होती हैं। पहली बार तो एक्स वाई के बिहाफ पे नोटिंग चार्जेस पे करेगा और अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस वाई से रिकवर कर लेगा। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई। ये दो बात थी, पहले एक्स पे करेगा फिर वाई के बिहाफ पे और फिर वाई से वो रिकवर कर लेगा। क्लियर। अब देखते हैं कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है। नाउ सपोज द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल कैंसिल हो गया तो क्या करेगा, अब जो ड्रॉयर होता है वो बिल आगे प्रोड्यूस करेगा कि भाई मुझे तो अपना पैसा चाहिए, अब मैं अपना पैसा इससे कैसे निकलवाऊं। तो क्या होता है कि जो कोर्ट होता है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं नोटरी। कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं नोटरी। क्लियर। और ये नोटरी क्या करता है, ये नोटरी वाई के पास जाता है और सारे फैक्ट्स पूछता है कि पहले तो पूछता है कि आर यू इन अ पोजीशन टू पे, फाइनल पूछता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। वाई बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो क्या करता है, बिल पे वो राइट कर लेता है सारे फैक्ट्स डिसऑनर के कि किस वजह से या क्या रीजन रहा कि ये बिल डिसऑनर हो गया। क्लियर। तो अब जब नोटरी उस बिल पर सारे फैक्ट्स डिसऑनर के नोट कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोटिंग। नोटिंग मीन्स वो डिसऑनर के सारे फैक्ट्स को नोट कर रहा है बिल पर। क्लियर। क्योंकि ये उसका जॉब है, ये उसे करना ही करना है। तो ये जो पर्सन है उसको बोलते हैं नोटरी। और अगर वो फैक्ट्स डिसऑनर के बिल पे राइट कर रहा है, नोट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग। क्लियर। और इस सर्विस के लिए, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस सर्विस के लिए वो अपनी फी चार्ज करता है जिसे हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है। ठीक है। सो नोटिंग चार्जेस इज द फी विच इज डिमांडेड बाय द नोटरी फॉर द प्रोसेस ऑफ नोटिंग। अब आपको समझ में आया? क्लियर। कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। तो अब नोटिंग चार्जेस तो भाई देने ही हैं। क्यों? क्योंकि इसने ही इज डूइंग हिज सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, ये सारे फैक्ट्स बिल के पीछे लिख रहा है कि डिसऑनर क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड व्हाई इज नॉट इन द पोजीशन टू पे द अमाउंट। क्लियर। तो अब क्या होगा, फाइनली अब एक्स को नोटिंग चार्जेस तो पे करनी ही है क्योंकि वाई नहीं कर सकता। तो वाई के बिहाफ पे एक्स नोटिंग चार्जेस पे करेगा और फाइनली जब वाई से पेमेंट लेगा बिल की 50,000, तो इस 50,000 में ये नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट था ना 10,000, अब ये फाइनल बिल की अमाउंट में ऐड हो जाएगा।
तो क्या होगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। तो बिल अमाउंट हो गया 50,000 का और नोटिंग चार्जेस थे 10,000 के। तो फाइनली अब एक्स कितना रिकवर करेगा वाई से, 60,000। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रोसेस होता है डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस भी की पेमेंट की बात आती है, तो कौन सी पार्टी करती है, क्यों करती है, नोटरी क्या होता है, नोटिंग क्या है, व्हाट आर द नोटिंग चार्जेस, और फाइनल जब एक नया बिल एक्स बनाता है, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जब रिन्यूअल ऑफ द बिल होता है तो उसमें एक नई मेच्योरिटी डेट सेट होती है, क्लियर। और उस मेजॉरिटी रेट पे अब वाई को सिर्फ 50,000 ही नहीं पे करने, बट व्हेन ही विल पे तो ही हैज टू पे दी नोटिंग चार्जेस आल्सो, जो इनिशियली एक्स ने उसके बिहाफ पे करे थे। इज इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और अक्सर बिल ऑफ एक्सचेंज के जो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डिसऑनर जरूर पूछते हैं। ओके चलो इसकी एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री जो हमें पता चली कि जब बिल कैंसिल होता है या बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है। सपोज टू पार्टीज हैं एक्स एंड वाई, क्लियर। तो अब जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो इट विल बी वाई अकाउंट डेबिटेड टू बी आर अकाउंट, सपोज 10,000 ही है, क्लियर। और वाई की बुक्स में भी बिल्स पेबल वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, क्लियर। ये तो थी पहली एंट्री जो हमें पता है। सेकेंड एंट्री, अब नोटरी चार्जेस की बात आ गई कि नोटरी चार्जेस अब कौन पे करेगा। हमें पता है हमारे कंडीशन में कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा वाई के बिहाफ पे। फिर अल्टीमेटली जब वाई से उसे बिल का पैसा लेना होगा तो उस पे वो नोटिंग चार्जेस भी ऐड करके उससे ले लेगा, क्लियर। तो अब नोटिंग चार्जेस कैसे की जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हेन एक्स पेज द नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ वाई। अब क्या होगा, एक्स अपनी बुक्स में क्या करेगा, फिलहाल तो एक्स पेमेंट कर रहा है लेकिन फाइनली ये नोटिंग चार्जेस वो वाई से रिकवर करेगा। दैट मीन्स वाई उसका डेटर हो गया, फ्यूचर में डेटर बिल पे भी हो गया और नोटिंग चार्जेस पे भी हो गया। तो स्पेसिफिकली अगर हम नोटिंग चार्जेस की एंट्री दिखा रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा, हमें ये दिखाना है कि y से नोटिंग चार्जेस लेगा तो y उसका डेटर हो गया। तो डेटर्स सपोज नोटिंग चार्जेस 500 थे तो 500 से इंक्रीज हो गए, क्लियर। तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो हमेशा डेबिट होता है, तो y इस केस में डेबिट हो जाएगा, y अकाउंट डेबिटेड। इज इट क्लियर? ठीक है। टू कैश अकाउंट सपोज 500, ये सिर्फ नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री में डिस्कस कर रही हूँ। नोटिंग चार्जेस, अब इसका नरेशन क्या लिखोगे, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ वाई। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस प्रोसेस। यहाँ पे कंफ्यूज अगर हुए तो जर्नल एंट्रीज गलत हो जाएंगी, क्लियर। अब बुक्स में तो आपकी ये एंट्री दी सिंपली दी है वाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो। मैंने आपको एक लॉजिक के साथ बताया है ताकि वो चीज और आगे क्लियर हो और इसे कभी भूलो नहीं, ठीक है ना। अगर x अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस की एंट्री बनाएगा तो y डेबिट होगा, y बिकॉज अल्टीमेटली ये y को ही बेयर करने हैं चार्जेस, ओके। सो जब ये y से रिकवर करेगा तो दैट मीन्स उसका डेटर इंक्रीज हो गया उतने से, एंड डेटर्स यू नो एसेट होते हैं, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होते हैं। सो वाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंड फाइनली अब क्या है, वाई नोटिंग चार्जेस तो पे करेगा ही, अभी नहीं कर रहा है लेकिन करेगा, तो वो अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री करेगा। ही विल मेक द नोटिंग चार्जेस एंट्री। नाउ नोटिंग चार्जेस वाई के लिए अगेन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो लॉस होगा, क्लियर।
तो ये हो सकता है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। क्लियर? ठीक है ना? इसका नरेशन भी आएगा, इसका नरेशन आएगा नोटिंग चार्जेस पेड टू एक्स। अब अगर एक्स की बुक में वाई उसका डेटर हो गया, मीन्स ये नोटिंग चार्जेस वाई से वो रिकवर करेगा, तो वाई की बुक में एक्स भी तो क्रेडिटर हो गया इतने का, क्योंकि 500 तो बाद में फ्यूचर में बिल के साथ उसे पे करना ही है। क्लियर? तो वाई की बुक में एक क्रेडिटर इंक्रीज हो गया एक्स के नाम से। क्लियर? सो यू नो क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी में जाते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है? अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे जस्ट पे अटेंशन कि ये दो एंट्रीज थी, ये तो थी बिल कैंसिलेशन की, यहाँ लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल डिसऑनर्ड। ठीक है? तो ये बिल डिसऑनर्ड की थी, और दूसरी हो गई नोटिंग चार्जेस की। क्लियर? नाउ इसकी हम कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपने ये दोनों अलग अलग एंट्रीज भी पास करी हैं तो भी सही है, अगर कंपाउंड एंट्री पास करनी है तो भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया तो आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप एंट्री करोगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। नाउ कंपाउंड एंट्री क्या थी, इसके और करके लिख देते हैं हम कि देखो दोनों केस में y का अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर? तो कंपाउंड एंट्री x की बुक में ये कर सकते हैं, y अकाउंट डेबिटेड टू, एक में बिल्स रिसीवेबल और टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब कैश अकाउंट तो थी नोटिंग चार्जेस, बिल्स रिसीवेबल थे 10,000 के, तो ये हो गया 10,500। ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड एंट्री भी आप पास कर सकते हो, गलत नहीं होगा। इस केस में भी कंपाउंड एंट्री पास हो सकती है। ठीक है? क्योंकि x यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम कंबाइन कर देते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है? और क्या हो रहा है, नोटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। अब बिल्स पेबल था 10,000 का, ये था 500 का, तो ये हो गया 10,500। सो इफ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बाय हार्ट आता है और क्लियर है कि क्या पूछ रहे हैं, सो यू कैन पास द कंपाउंड एंट्री ऑल्सो। कंपाउंड एंट्री याद भी कर सकते हो। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो बिल डिसऑनर का हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या होता है नोटिंग चार्जेस, हाउ नोटिंग चार्जेस कम इनटू पिक्चर, व्हाट आर दे, एंड हु पेज द नोटिंग चार्जेस, किसके बिहाफ पे, फाइनली अल्टीमेटली उसे कौन बेयर करता है, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसी हैं। मींस दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। क्लियर? अब डिसऑनर ऑफ बिल में भी तीन कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। क्लियर? तो तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इन कंडीशंस में बिल डिसऑनर होता है तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी, और नोटिंग चार्जेस कौन किसको कब पे करेगा। क्लियर? तो डिसऑनर ऑफ बिल में अगर हम कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली, व्हेन बिल इज retained by the ड्रॉयर। क्लियर? जब मैच्योरिटी पीरियड पे बिल ड्रॉयर के पास ही है और वो डिसऑनर हो गया, तो हमने वो कंडीशन अभी डिस्कस कर ली कि पहले बिल कैंसिल होगा और फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री एक्स और वाई की बुक्स में हम कैसे करेंगे। अब अगर बिल बैंक से डिस्काउंट हो चुका था और फिर डिसऑनर हुआ, सो दिस इज द सेकंड केस व्हेन बिल इज discounted with the बैंक। क्लियर?
और थर्ड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड, इसको लिख लो, बाकी इट इज अंडरस्टूड क्योंकि हम यही एंट्रीज डिस कर रहे हैं, एंड डिसऑनर्ड, ठीक है। और अगर बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स हो गया और फिर डिसऑनर हुआ, व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, क्लियर। तो ये तीन कंडीशन थी, इसमें से पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है कि एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो एक्स वाई के बिहाफ पे पहले नोटिंग चार्जेस पे करेगा और अल्टीमेटली वाई ही इसे बेयर करेगा फाइनल, जब वो मेच्योरिटी पीरियड पे बिल की अमाउंट देगा उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा। इट वाज क्लियर। तो पहले कंडीशन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड। नाउ अब आपको ये पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बिल जब डिस्काउंट हो जाता है बैंक के पास तो ऑब्वियसली बिल अब बैंक के पास ट्रांसफर हो, मतलब ट्रांसफर हो गया, बिल अब बैंक के पास है, तो अब ड्रॉई बैंक को पेमेंट करेगा। सो व्हेन बिल गेट्स डिसऑनर्ड, ठीक है ना, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में अब नोटिंग चार्जेस, देखो यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस थे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस थे वर पेड बाय ड्रॉयर, यानी कि एक्स, अभी भी हमारे पास एक्स वाई पार्टीज हैं, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस हैज टू बी पेड बाय बैंक। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये कंडीशन समझो जरा, ये कंडीशन कैसी हो गई सिचुएशन, ए तो ड्रॉयर है, बी ड्रॉई है, और यहाँ पे हो गया बैंक जिसके पास बिल है फाइनली, क्योंकि बिल डिस्काउंट हो चुका था। अब बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस सपोज 1000 थे, अब क्योंकि बिल हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड नाउ बैंक हैज द बिल, सो बी क्या करेगा, इसको एक्स वाई ले लेते हैं, otherwise you will get confused, let's take it as x y, clear। सो नाउ ऑन द ड्यू डेट वाई सेज कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता और बिल हो गया डिसऑनर, तो क्या करेगा उस केस में, अब नोटिंग चार्जेस 1000 रुपीज हैं, तो नोटिंग चार्जेस एक्स पे ना करके बैंक पे करेगा, बैंक विल पे द नोटिंग चार्जेस 1000 रुपीज, और वो अपनी बुक्स में अकॉर्डिंगली इसकी जर्नल एंट्री पास करेगा। अब एक्स की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगी, बिकॉज नाउ बैंक इज पेइंग द नोटिंग चार्जेस, तो क्या करेगा, बैंक अगर नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है 1000 रुपीज, तो अल्टीमेटली वो किससे लेगा, एक्स से लेगा नोटिंग चार्जेस, ही विल टेक द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम एक्स एंड एक्स फाइनली विल टेक द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम वाई। तो बैंक ने तो वाई के बिहाफ पे कर दिया, लेकिन बैंक फिर फाइनली जो बिल का ड्रॉयर होता है उससे ही पैसा रिकवर करता है, या उससे ही नोटिंग चार्जेस का पैसा लेता है। सो फाइनली एक्स विल हैव टू पे द नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ वाई। बैंक ने तो पे कर दिया, बट फाइनली बैंक रिकवर करेगा किससे, एक्स से। अब एक्स अगर नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो फाइनली वो रिकवर करेगा किससे, वाई से। Initially X तो bear कर रहा है noting charges, but he will finally recover this noting charges from Y. So this condition is clear in your minds कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तीन पार्टीज हो गई हैं। अब क्योंकि बिल डिस्काउंट हुआ था बैंक के पास, तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिए, बट अल्टीमेटली वो रिकवर करेगा एक्स से, ठीक है, मींस वो एक्स से ही लेगा एंड देन पे ऑफ करेगा, क्लियर। क्योंकि एक्स होल्डर था बिल का या ड्रॉयर था, तो बैंक जो ड्रॉयर होता है बिल का उससे ही नोटिंग चार्जेस लेता है, ठीक है। और फाइनली अगर एक्स वो नोटिंग चार्जेस दे रहा है तो फाइनली ही विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम वाई, जो कि इस पहली वाली कंडीशन में भी हो रहा था। नाउ द सिचुएशन, द पिक्चर इज आई थिंक सो क्लियर इन योर माइंड्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज कर लेते हैं।
ओके, सो नाउ एक्स हो गया एंड वाई हो गया। अब बिल हो गया डिसऑनर, आपने कैंसिलेशन ऑफ द बिल की एंट्री बना ली, बिल हो गया डिसऑनर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नोटिंग चार्जेस की होगी। अब नोटिंग चार्जेस हमें पता है यहाँ पे बैंक पे करेगा, तो बैंक अगर पे करेगा तो फाइनली वो ले तो एक्स से ही रहा है, बिकॉज एक्स इज द ड्रॉयर ऑफ द बिल या होल्डर, ड्रॉयर एंड ड्रॉई, ठीक है। तो वो एक्स से लेगा, तो एक्स अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड अब क्या एंट्री बनाएगा, जो पहले वाले कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर एक्स नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, फाइनली ही विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम वाई, मतलब वाई हैज टू बेयर द नोटिंग चार्जेस और एक्स उससे फिर रिकवर कर लेगा पैसा। तो अगर एक्स वाई से रिकवर करेगा तो वाई उसका फ्यूचर डेटर हो गया। अब जितना भी नोटिंग चार्जेस था इस केस में 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज से एक्स के डेटर्स इंक्रीज हो गए। वाई एक डेटर था जिसको नोटिंग चार्जेस 1000 रुपीज देने थे, तो ऑब्वियसली वाई अकाउंट डेबिटेड, ये वही एंट्री है जो हमने पहले वाले केस में करी थी। क्लियर। अब पहले वाले केस में क्या डिफरेंस है, पहले वाले केस में हमने वाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर दिया था, क्यों, क्योंकि एक्स अभी फिलहाल नोटिंग चार्जेस इसके बिहाफ पे पे कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बैंक पे कर चुका है। क्लियर। सो टू बैंक अकाउंट, बैंक पे कर चुका है, लेकिन अल्टीमेटली बैंक लेगा तो इसी से, तो ये अपनी बुक्स में ये एंट्री शो करेगा 1000 की। क्लियर। और y क्या शो करेगा, y को तो नोटिंग चार्जेस फ्यूचर में पे करना ही है, तो उसके लिए ये एक्सपेंस हो गया। तो आई टोल्ड यू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब अगर x की बुक में y डेटर हो गया, ये डेटर हो गया y, तो y की बुक में x क्रेडिटर हो गया, कितने से, 1000 से। तो फाइनली बिल की अमाउंट तो इसे पे करना ही करना है, साथ में इसे क्या पे करना है, नोटिंग चार्जेस भी। तो ये क्रेडिटर 1000 1000 रुपीज की अमाउंट से क्रेडिटर वाई की बुक्स में इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बैंक पिक्चर में है, इसलिए यहाँ पे ये एंट्री थोड़ी सी फर्क हो गई। अगर आपने इसको बाय अकाउंट डेबिटेड टू कैश करके दिखा दिया, दैट मीन्स वो गलत है, वो हम पहले वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे हम कंपाउंड एंट्री भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पहले हमने बिल कैंसिल किया होगा, उसके बाद ये एंट्रीज आ रही है, तो इसको कंपाउंड एंट्री में भी हम दिखा सकते हैं, वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। इज इट क्लियर। तो ये कंडीशन आई होप से आपको क्लियर हो गई होगी। तो सेकेंड कंडीशन भी हमने डिस्कस कर ली कि जब नोटिंग चार्जेस, जब बिल डिस्काउंट हो जाता है बैंक से और बैंक नोटिंग चार्जेस पे करता है, तो एक्स और वाई की बुक्स में क्या एंट्री होती है। क्लियर। ओके। अब ये तीसरा वाला केस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड और फिर वो डिसऑनर होता है। अब मानो दो तीन पार्टीज हो गई, एक्स, वाई और जेड। ये ड्रॉयर है, ये ड्रॉई है, और ये एंडोर्सी है। ठीक है। तो अगर एक्स ने बिल इसे एंडोर्स किया, तो ये एंडोर्सर हो गया, ये एंडोर्सी हो गया, ये ड्रॉयर भी था वो ड्रॉई हो गया। क्लियर। ये हो गया एंडोर्सी, थर्ड पार्टी हो गई, ट्रांसफर हो गया। तो अब बिल पहुंच गया जेड के पास। अब ड्यू डेट आ गई, और ड्यू डेट पे वाई ने बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे द कैश, बिल हो गया डिसऑनर। अब नोटिंग चार्जेस फिर से आ गए पिक्चर में। अब नोटिंग चार्जेस इस केस में कौन पे करेगा, नोटिंग चार्जेस वैसे तो जैसे बैंक पे कर रहा था वैसे जेड यहाँ पे पे करेगा। क्लियर। बट अल्टीमेटली वो एक्स से अपना पैसा लेगा और एक्स फाइनली रिकवर करेगा वाई से। तो इस केस में और बैंक वाले केस में क्या डिफरेंस होगा कि बैंक वाले केस में हमें बैंक से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं दिखानी थी, मींस बैंक की बुक्स में वी वर शोइंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड ड्रॉई, लेकिन यहाँ पे अब ड्रॉयर, ड्रॉई और एंडोर्सी तीनों की जो बुक्स हैं उस पे हमें ये
जर्नल एंट्रीज की शो करनी है। क्लियर? तो एक्स की, लेट्स डू इट हियर, एक्स की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अगर हम एक्स की बात करें और बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस अब एक्स को बेयर करना है। ओके, नाउ अब एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है और तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसऑनर का नोटिस भेजना पड़ता है। अगर प्रॉपरली इन प्रॉपर ड्यू टाइम रीजनेबल टाइम अगर डिसऑनर का नोटिस एंडोर्सर्स को भेज दिया, या जिसको भी एंडोर्सी लायबल ठहरा रहा है कि ये पेमेंट करेगा, अगर उसको टाइम से वो डिसऑनर का नोटिस भेज दिया तभी वो पे करेगा, वरना जो एंडोर्सर थे वो लायबल नहीं है कि उसके अमाउंट को, बिल के अमाउंट को पे करें। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर थी। अच्छा, अब नोटिंग चार्जेस की बात आती है, तो इस केस में अगर जेड नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो फाइनली ही विल आस्क द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम वाई, वो रिकवर तो सॉरी एक्स से, रिकवर तो एक्स से ही करेगा। सो फाइनली जब एक्स से रिकवर करेगा, तो अगर एक्स पे कर रहा है, जो फाइनली फिर वाई से रिकवर करेगा। भाई ये जेड पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस, ये बोलेगा कि मैं तो पे कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे नोटिंग चार्जेस देना, और फाइनली जब एक्स दे देगा तो वो फाइनल मेच्योरिटी पीरियड पे रिकवर वाई से करेगा। तो वाई से जब रिकवर करेगा तो वाई इसका डेटर हो गया एक्स का, इन दी बुक्स ऑफ एक्स वाई डेटर हो गया, तो वाई अकाउंट डेबिटेड। अब देखो, पहले केस में भी, दूसरे केस में भी और इसमें भी वाई अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, ये डेटर ही रहेगा। जो डेटर एक्स की बुक में इंक्रीज हो रहा है वाई के नाम से। क्लियर? तो अकाउंटिंग चार्जेस थे सपोज 100 रुपीज के, तो वाई अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज। क्लियर? अब किसे दे रहा है? जेड को दे रहा है। क्लियर? टू जेड अकाउंट 100 रुपीज। इज दिस क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई कि एक्स की बुक में डेटर तो है ही वाई, क्योंकि वाई से ही अल्टीमेटली वो नोटिंग चार्जेस बाद में रिकवर करेगा बिल के अमाउंट के साथ। लेकिन यहाँ पे अब टू कैश नहीं आके, टू बैंक नहीं आके, टू जेड आ गया, क्योंकि जेड अब तीसरी पार्टी है, क्योंकि जेड नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई एक्स की बुक्स की बात। अब अगर हम बात करें वाई की बुक्स की, तो क्या होगा? अब वाई को तो नोटिंग चार्जेस पे करना ही करना है। क्लियर? तो ये कंबाइंड एंट्री भी हम दिखा सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, जो हमने कंपाउंड एंट्री डिस्कस करी थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। अगर यहाँ पे एक्स की बुक्स में वाई डेटर इंक्रीज हो रहा है तो वाई को अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस भी तो एक्स को ही पे करने हैं, तो एक्स क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो नोटिंग चार्जेस थे सपोज 100 और हमारा ये बिल का अमाउंट था सपोज 5000, तो ये हो गया 5100। क्लियर? अच्छा, और अब बचा जेड, तो जेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिकॉज जेड इज पेइंग द नोटिंग चार्जेस, सो नाउ जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? अब नोटिंग चार्जेस तो वाई को एक्चुअल में पे करने हैं, बट फिलहाल तो जेड ही उसे पे कर रहा है। क्लियर? जेड पे कर रहा है तो क्या होगा? हमने यहाँ पे जैसे कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री दिखा दी, एंट्रीज को कंबाइंड कर दिया, तो यहाँ पे भी जब बिल ट्रांसफर हो गया जेड के पास, एंडोर्स हो गया, तो फाइनली ये भी अपनी कैंसिलेशन की एंट्रीज दिखाएगा। तो एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, जब ऐसे बिल एंडोर्स हुआ था तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ था, जैसे यहाँ पे बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ था। अब बिल डिसऑनर हुआ है, नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री आ गई, तो अब ये कैंसिलेशन वाली एंट्री है तो रिवर्स हो गई। यहाँ पे ये कैंसिलेशन वाली एंट्री भी रिवर्स करेगा, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। अब कैश क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो फिलहाल ये पे कर ही रहा है, दैट्स वाज आई थिंक सो 100 बिल्स रिसीवेबल था 5000 का, एंड दिस वाज टोटल 5100। क्लियर?
तो कुछ इस तरीके से आपको एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ध्यान रखनी है। अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। याद करोगे भी तो ज्यादा टाइम तक, व्हेन यू पास आउट 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, तो ज्यादा टाइम तक ये आपकी मेमोरी में नहीं रहेंगी। अगर इसको लॉजिक के साथ याद करोगे, जैसे मैंने बताया है, हर एक सिचुएशन को समझ के अलग अलग एंट्रीज पास करोगे, तो इट विल बी वेरी इजी एंड दिस कॉन्सेप्ट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्लियर? तो कोशिश करना कि इसको आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करो, याद करो, एंड देन दिस चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, ये टफ आपको नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये 3 कंडीशंस थी डिसऑनर ऑफ द बिल में जो इम्पोर्टेंट हैं और हमने आज डिस्कस कर ली। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस रिन्यूअल ऑफ द बिल, जो कि बहुत आसान है। उसमें अगेन 2 से 3 जर्नल एंट्रीज हैं, वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हर एक कंडीशन जो हमने डिस्कस करी है, उसका हम एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। सी इन द नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।